ये स्टूडेंट तो यहाँ पे हमने अब हमारे 40 मिनट्स पहले वाले कंप्लीट हो गए थे, तो ये अब पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह इसी पार्ट 2 में हम इसको वाइंड अप करेंगे और लास्ट पे आपको तरीकाकार बताएंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 1500 स्टूडेंट्स इस अकेडमी से क्वालिफाई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कंसेप्चुअल लर्निंग करते हैं। आपको भी मैं जो तरीकाकार बता रहा हूँ वो कंसेप्चुअल लर्निंग का है, जिसमें हमने ये सारे सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट में मैंने डिस्कस किए हैं कि जितने भी आप वन पेपर के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये जिसमें आपको मैं बताया इंग्लिश है, आईटी है, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है। तो इनको हम कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। फिर एक एक तरीकाकार मैंने आपको बताया तमाम सब्जेक्ट्स का, एक एक एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। किसी वजह से हो सकता है कोई किसी के पास कोई टाइम की किल्लत हो या जो भी, तो वो अगर सेशन को ना भी ज्वाइन कर सके तो कम से कम उसको इतनी गाइडलाइन जरूर मिल जाए कि वो अपनी सेल्फ स्टडी बड़ी इजीली और बड़े एक फोकस्ड वे में उसको कर सके। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं पीछे। और अब मैं आपको ये केपीके का बता रहा था कि हमने जब डिवीजन्स पाकिस्तान के डिवीजन्स को स्टडी करना है तो वो उसको भी हमने अलग अलग स्टडी करना है। जब हमने केपीके डिवीजन, अब जैसे सामने मैप है, सारे एमसीक्यूज केपीके के आपके सामने लिखे हुए हैं। और और ये मैंने आपको पहले भी बताया, व्हाइट बोर्ड जो है वो मैं अपना यूज करता हूँ। ऊपर एकेडमी का मोनोग्राम भी है, और ये फिर मैप लगा के एक एक चीज स्टूडेंट को दिखा के सामने, तो फिर मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ, और फिर ताकि उसको चीजें विजुअलाइज रहें और उसके जेहन में लॉन्ग टर्म रिटेन रहें। और फिर इसकी हम टेस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं। टेस्ट भी होते हैं आपके, वीकली 2 टेस्ट होते हैं। इम्तियाज शायद की बुक से भी होते हैं, ताकि आपके इन कॉन्सेप्ट्स की वहां पे प्रैक्टिस होती जाए पास्ट पेपर्स में। ठीक है। और पास्ट पेपर में जो चीज है उसको वहां पे आप यहाँ पे कंसेप्ट में समझते जाएं, और फिर हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो इससे बड़ी अच्छी आपकी हैंडसम लर्निंग जो है वो सामने आती है। तो ये इसमें आप केपीके में अगर हमने, मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट डिवीजन्स को डिस्कस करना है, जिस तरह पेशावर है, तो पेशावर को अगर डिस्कस करना है फिर प्योर पेशावर पे हमने फोकस करके पढ़ना है। जिस तरह पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, पेशावर जो है वो दरियाए काबुल के किनारे वाक़ है। एपीएस का वाक़ जो पेशावर में हुआ था, कब हुआ था वो 16 दिसंबर को हुआ था 2014 में। फिर उसके बाद खैबर पास जो है वो पेशावर में है। खैबर पास कनेक्ट करता है पेशावर को अफगानिस्तान के शहर काबुल के साथ। ठीक हो गया। तो ये किस माउंटेन रेंज से कनेक्ट करता है? कोहे सफेद से। ठीक है। और ये कोहे सफेद की हाईएस्ट पीक का नाम जो है वो सिक्का राम है, वो भी पेशावर में है। सिक्का राम, सिक्का राम पे आखिरी रेलवे स्टेशन आता है पेशावर का, जिसको लंडी कोतल कहते हैं। उसका भी क्वेश्चन आता है। तो वो आखिरी रेलवे स्टेशन है बॉर्डर पे, तो जिसे लंडी कोतल कहते हैं। फिर इसी तरीके से मोहम्मद खान मस्जिद पेशावर में है, किस्सा खानी बाजार पेशावर में है। फिर इस तरीके से कनिंगम टावर पेशावर में है, जो जॉर्ज कनिंगम ने बनाई थी। जॉर्ज कनिंगम कौन था? ये केपीके का पहला गवर्नर था। फिर इस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में है, जो साहबजादा अब्दुल कयूम खान ने बनाई थी। साहबजादा अब्दुल कयूम खान कौन थे? वो केपीके के पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब देखें ना, जितने भी हिस्ट्री के हवाले से जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे मैंने, खैबर पास हो गया या कोई सफेद होगी या लंडी कोतल, सारे मैंने आपको पेशावर के हवाले से यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब जितनी बातें, जितने एमसीक्यूज मैंने बताया आपको, सारे पेशावर के अलहदा बताए। फिर इस तरह बाकी इंपॉर्टेंट डिवीजन्स को डिस्कस करते करते एजेंसीज को, जो एजेंसीज हैं, बॉर्डर्स हैं, वो सारे डिस्कस करके पूरा केपी के हम क्लियर कर लेंगे। फिर इस तरह हम पंजाब पे आ जाएंगे, फिर सिंध पे आ जाएंगे, फिर बलोचिस्तान। इस तरह करते करते पूरा पाकिस्तान और उसका करंट अफेयर, उसका जोग्राफिया, हर चीज़ हमारी जो है वो फिंगर टिप्स पे होगी। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से आप आगे आईटी का पोर्शन आ जाता है। खसूसन जो आपका तहसीलदार का पेपर है उसमें आईटी जो है वो 30 मार्क्स की है। अब इसमें भी हम डिटेल में देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, फिर इसमें जनरेशन हैं, लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन हैं। फिर इसमें कंप्यूटर की टाइप्स हैं, जिसमें सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर पाकिस्तान का कौन सा है, कहाँ पे है, नस्ट में है। ठीक है। फिर इसी तरीके से वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर जापान का है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। फिर तरह डिफरेंट जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है वो उसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ। फिर इस तरह एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। अब ऑफिस में मेन्यू बार कौन सी होती है, टाइटल बार कौन सी होती है, टाइटल बार के राइट साइड पे कौन सी बार होती है, लेफ्ट साइड पे कौन सी बार होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर जिस तरह टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे आपकी कंट्रोल बार होती है, राइट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होती है, दरमियान सबसे ऊपर वाली बार आपकी टाइटल बार होती है, उससे नीचे वाली मेन्यू बार होती है, फिर उससे नीचे वाली टूल बार होती है जिसको रिबन्स भी कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले हॉरिजेंटल आपके रूलर्स होते हैं, फिर वर्टिकल रूलर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो राइट साइड पे होती है, फिर दरमियान में वर्कशीट होती है, बिल्कुल लास्ट पे आपकी स्टेटस बार होती है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा भी सही, और सामने आपका एमएस वर्ड ओपन करके दिखाऊंगा भी सही। ये सारी चीजें आपको वहां पे एमएस वर्ड जब ओपन करूंगा तो वहां पे एक एक चीज दिखा कर आपको बताऊंगा कि ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये
कंट्रोल बार है, ये स्टेटस बार है। फिर स्टेटस बार पे जूम का ऑप्शन होता है, उसकी मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, फिर फ़ॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। फिर सारी चीजें जितने भी वर्ड की उसकी एक्सटेंशन क्या क्या होती है वर्ड की, और जितने भी क्वेश्चन वार में आपका जितने भी आपका हाइपर लिंक का क्वेश्चन आता है, हाइपर लिंक क्या होता है, ठीक है। और ये सारे जितने भी डेफिनेशन टर्म्स हैं वर्ड की, फिर शॉर्टकट कीज हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। फिर इस तरह एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट पे क्वेश्चन आते हैं, ईमेल पे शॉर्टकट की। तो ये सारी चीजें जब डिटेल में हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर इस तरह इस्लामिक स्टडी है, उसमें हम प्री इस्लाम अलहदा देखेंगे, पोस्ट इस्लाम अलहदा देखें, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हम अलहदा देखेंगे। प्री इस्लाम में आपके प्रॉफिट्स जितने भी पैगंबर्स हैं उनकी लाइफ से क्वेश्चन आते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ है, हज़रत इब्राहीम है, इस्माइल है। फिर इनके सम टाइम जो है वो अलकाबात पूछे जाते हैं, टाइटल्स पूछे जाते हैं। जिस तरह हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत नूह को नजीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, हज़रत इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइटल्स हैं, तो उनको हम देखेंगे। फिर उनके डिफरेंट कौमों पे अजाब पूछे जाते हैं। जिस तरह आपका कौम लूत पे अजाब है, कौम समूद पे है, कौम आद है, कौम इसराइल है, ठीक है। तो डिफरेंट कौमें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे पोस्ट इस्लाम पे, जिसमें अरब है, मदीना है, मक्का है, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम है, फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, फिर नमाज पे अलहदा देखेंगे, कुरान पे अलहदा, हज पे अलहदा, ज़कात पे अलहदा, जिहाद पे जो क्वेश्चन आते हैं वो अलहदा देखेंगे। इस तरह फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी लाइफ है 571 एडी से हम स्टार्ट करेंगे। फिर आपको ये भी समझना है कि एडी क्या होती है, सी क्या होती है, नबवी क्या होती है, हिजरी क्या होती है, इनके मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडी से स्टैंड फॉर क्या होता है, या फिर ये होती क्या है। इस तरह सी से स्टैंड फॉर क्या होता है। अब मौजूदा जो करंट चल रही है वो एडी और सी हैं, दोनों एक ही नाम है। यानी कि सी जरा मॉडर्न नेम है जिसे कॉमन एरा कहते हैं, और एडी जरा पुराना नेम है जिसको एनो डोमनी या इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहते हैं, जो जरा तीसरा से कैलेंडर चल रहा है ईसाइयों का, ठीक है, आपका अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक हो गया। उसे सी भी कहते हैं और एडी भी कहते हैं। फिर ये 571 एडी से हम स्टार्ट करते करते फिर सारे इवेंट्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे ही ये पैदा हुए थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ पे अबरा का वाकया हुआ था, जिसके यकमामुल फील भी कहते हैं, यानी कि हाथियों वाला साल वो कहलाता है। तो फिर उसके बाद 5 साल की उम्र में क्या हुआ, फिर 6 साल की उम्र में क्या हुआ। जिस तरह 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा वफात पा गई, फिर 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी वफात पा गई, फिर सॉरी दादी कह रहा हूँ, आप 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वफात पा गए। फिर इसी तरह 12 साल की उम्र में पहला सफर किया आपने, 15 साल की उम्र में पहली पार्टिसिपेट किया जंग में, जिसको हरब फुजार कहते हैं, जो फाजरों से लड़ी गई, ठीक है। अब वो उसमें हुर्मत वाले महीनों में उन्होंने जंग लड़ी। अब हुर्मत वाले महीने कौन से हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें फिर इसी तरीके से 15 साल की उम्र में हरब फुजार होती है, फिर 20 साल की उम्र में उसी जंग पे हल्फ होता है, जिसको हल्फुल फजूल कहते हैं। फिर आगे 25 साल की उम्र में शादी और सारी बातें चलती चलती 40 साल की उम्र में बीच में ही रीबिल्ट ऑफ खाना काबा भी आती है 35 साल में। और ये जितनी भी इवेंट्स हैं वो उनको डिस्कस करके फिर नबवी तक ले जाएंगे। नबवी कहाँ से स्टार्ट होती है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से नबूवत मिलती है, तो यकम नबवी स्टार्ट होती है आपकी 40 साल जब आपकी एज हो जाती है, तो वहां से आपकी यकम नबवी स्टार्ट होती है। तो ये यकम नबवी के इवेंट्स जो हैं वो 13 नबवी तक जाते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 ईयर्स होती है तब आप हिजरत कर जाते हैं। तो 53 ईयर्स से हिजरत करके आपके 10 साल बाकी जो है वो मदीना के हैं। तो ये मक्का से मदीना आप हिजरत करते हैं, तो फिर आपके जितनी भी बैटल्स हैं वो इस 10 सालों में, और ये 10 साल हिजरी ईयर्स कहलाते हैं। यानी कि जो आपका इस्लामी कैलेंडर है वो हिजरत से स्टार्ट हो जाता है। जो अब तक चला आता है ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये इस्लामी कैलेंडर है और ये हिजरत से स्टार्ट होता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कब कब हिजरत की, 53 साल की उम्र में, वहां से ये हिजरत यकम हिजरी स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें सारी बैटल्स हैं आपकी, बदर है, ओहद है, खैबर है, खंदक है, और चलती चलती ये सारी तबूक तक बैटल्स जो हैं ये जाती हैं। फिर उनको हम वन बाय वन, इसमें सुलह हुदैबिया भी आ जाती है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है आपका, मिसाक मदीना, और ये उनको हम डिटेल में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और फिर आपको पूरी लाइफ जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर आपको सब्जेक्टिव लिखनी पड़ती है तो भी, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव कोई एमसीक्यू आता है तो भी आपको इसको इंशाल्लाह पूरी लाइफ क्लियर हो जाएगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा इस्लामियात का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, इस तरह उर्दू है, आपको एक मेथड तरीकाकार पता चल गया कि कैसे हमने डीपली जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ और हर टॉपिक को अलग अलग करके हमने स्टडी करना है। तो ये उर्दू के सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उर्दू ग्रामर है, बुक्स है, राइटर्स है, लैंग्वेज है, पोइट्रीज है, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर करंट अफेयर है,
करंट अफेयर का तरीकाकार ये है कि वो लास्ट 2 ईयर्स से डिस्कस करता है। तो हम जनवरी 2022 से स्टार्ट कर देंगे, कितने बनेंगे, 24 मंथ बन जाएंगे ना लास्ट 2 ईयर्स के। तो जनवरी 2022, फिर फरवरी के कर लेंगे, फिर मार्च के, फिर करते करते 22 के क्लियर हो जाएंगे, फिर इसी तरह 23 के क्लियर हो जाएंगे। तो हर मंथ के कितने 10 10 15 15 करंट अफेयर होंगे, वो हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। और करंट अफेयर के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको जियोग्राफी आनी चाहिए, आपको वर्ल्ड जनरल नॉलेज आना चाहिए, आपको मैप जो है वो ऐसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब तक आपको मैप फिंगर टिप्स पे नहीं है, जिस तरह अभी रिसेंट आपके इसराइल और फलस्तीन की जंग हो रही है, और यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे तो गजा पट्टी, अब जहाँ पे गजा वो बताते हैं कि गजा पे उसको सराउंडिंग से उन्होंने कवर कर लिया इसराइल ने, और गजा पे बमबारी हो रही है, और ये अब आपको पता ही नहीं कि गजा पट्टी है किस जगह पे और किस समंदर के साथ लग रही है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फलस्तीनी यहाँ पे रहते हैं और फिर क्यों है वो उनको मार रहे हैं। तो ये सारा जब तक आपको सिनेरियो नहीं पता, आपको मैप नहीं क्लियर, आपको पता ही नहीं इसराइल कहाँ पे, फलस्तीन कहाँ पे, गजा पट्टी कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, किस कॉन्टिनेंट के साथ लग रही है, तो वो सारी बातें जब नहीं पता तो ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, आपको करंट अफेयर याद ही नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसमें भी तरीकाकार ये है कि इसमें भी हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखें ना, वर्ल्ड में दो ही चीजें हैं, या तो पानी है तो या खुश्की है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है, या पानी है वर्ल्ड में तो या खुश्की है। अगर पानी को हम डिस्कस करें तो हमारे पास पानी के जो है वो हमारे पास 5 बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जिनको हम ओशंस कहते हैं। उन 5 बड़ी वाटर बॉडीज में सबसे जो बड़ी वाटर बॉडी है, शायद आगे मैंने मैप लगाया हो, ये देखें आपके सामने है, तो ये हमारे पास 5 बड़ी वाटर बॉडीज हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप पैसिफिक ओशन देख रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है, और फिर उसके साउथ अमेरिका के जो राइट साइड पे है वो आप अटलांटिक ओशन देख रहे हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट है। पैसिफिक ओशन को आप बैरुल काहिल कहते हैं, अटलांटिक ओशन को आप बैरे ओकेनूस कहते हैं। फिर तीसरा जो है वो बैरे हिंद है, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। और फिर चौथा सदर्न ओशन है, जिसको बैरे मंडिमत जनूबी कहते हैं। और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है, जिसको बैरे मंडिमत शुमाली कहते हैं। तो ये 5 बड़े ओशन है, जिसको आप पैसा के नाम से भी याद रख सकते हैं। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक। तो ये इसके अलावा 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जो खुश्की के टुकड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर सॉरी फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक होगा। फिर हम वन बाय वन इनको कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी करेंगे। जनरल नॉलेज को, मैप को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको वन बाय वन स्टडी करें। जब आप एशिया डिस्कस करें, फिर सिर्फ एशिया डिस्कस करें, उसमें कोई दूसरा कंट्री जो है ना वो मिक्सअप ना करें। जब दूसरा कंट्री उसमें मिक्सअप करे होगा तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जब एशिया से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूछ लेता है साउथ एशिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसे हम सार्क कहते हैं। तो सार्क जो है साउथ एशिया के, इस तरह बाकी जितने भी आपसे वो साउथ एशिया के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, ईस्ट एशिया के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में, नॉर्थ एशिया के बारे में, मिडल ईस्ट के बारे में, फिर सेंट्रल एशिया, नियर ईस्ट है, फार ईस्ट है। तो इधर तक सारी डिवीजन आपको पता नहीं होंगी कि नियर ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, फार ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट किसे कहते हैं, या सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं, तब तक ये जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, टोटल दुनिया में कंट्रीज हैं कितने, ठीक है, 193 कंट्रीज हैं टोटल दुनिया में, जिसमें बाकी जो 2 कंट्री हैं वो ऑब्जर्विंग स्टेट्स कहलाती हैं। 2 कंट्रीज को मिला के फिर 195 बन जाते हैं। तो इसमें फिर आप एशिया के आप सारे पहले कंट्रीज देखेंगे, आपको कंट्रीज को नॉमिनेट करवाऊंगा कि एशिया में ये अफगानिस्तान है, ये अर्मीनिया है, ये अजरबैजान है, बहरीन आ जाता है, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनाई, कंबोडिया, चाइना आ जाता है, साइप्रस आ जाता है, आपका ईस्ट तैमूर है, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इसराइल, ये सारे एशिया के कंट्रीज हैं। फिर उसमें आपका जापान आ जाता है, जॉर्डन है, कजाकिस्तान है, कुवैत है, किर्गिस्तान है, लेबनान है, लाओस है, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ओमान, अपना पाकिस्तान आ जाता है, फिलीपाइंस है। ये सारे आपके एशिया के कंट्रीज है। कतर आ जाता है, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर आ जाता है। अब सिंगापुर जैसे मैंने नाम लिया, अब सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है। अक्सर वो कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि सिंगापुर का कैपिटल कौन सा, हालांकि वो भी सिंगापुर ही है। ठीक हो गया। बल्कि सिर्फ सिंगापुर में नहीं, वर्ल्ड में कोई 9 कंट्रीज या 8 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनका कैपिटल उन्हीं के नाम पे है। जिस तरह कुवैत है तो कुवैत का कैपिटल भी कुवैत है, सिंगापुर है, सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है। इस तरह यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, जिस तरह एंडोरा है, उसका कैपिटल भी एंडोरा है, वेटिकन है, उसका कैपिटल भी वेटिकन है, लग्जमबर्ग है, उसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, मोनाको है, उसका कैपिटल भी मोनाको है। फिर कुछ कंट्रीज उसमें आ जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, उसमें गोटामाला है, कैपिटल भी गोटामाला है, मेक्सिको है, कैपिटल भी मेक्सिको है, उसके बाद पानामा है, कैपिटल भी पानामा है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल्स उन्हीं के नाम पे हैं। तो ये सारी चीजें तब आपको फिंगर टिप्स पे होंगी जब आप एक एक कॉन्टिनेंट वाइज उसको स्टडी करेंगे। जिस तरह मैं आपको गजा पट्टी की बात कर रहा था, तो ये अफ्रीका के ऊपर ना नॉर्थ साइड पे, बिल्कुल शायद आपको मेरा माउस का वो एरो नजर आ रहा हो, तो यहाँ पर मिस्र है, इजिप्ट।
ठीक है। मिस्र जहां पर है ना, तो मिस्र के साथ ही बिल्कुल स्विस कनाल है, और स्विस कनाल के साथ सनाई पेनिनसुला है, और सनाई पेनिनसुला से आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये एशिया स्टार्ट होता है तो बिल्कुल ऊपर टॉप पे यहाँ पे गजा पट्टी है जो कि मेडिटेरेनियन सी को लगती है। इसको कौन सा समंदर लग रहा है? बोइरे रूम, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये ऊपर यूरोप, यूरोप के साउथ साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पे ये गजा पट्टी है। वो जब आप देखेंगे ना उसमें व्हाइट बोर्ड में मुझसे पढ़ेंगे तो एक एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चूंकि हो सकता है मेरा आपको वो ना नजर आ रहा हो एरो, ठीक हो गया, तो इसलिए। तो बहरहाल ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम डीपली पढ़ेंगे तो तब आपको इंशाल्लाह सारे करंट अफेयर, सारा ज्योग्राफी जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इस तरह आप देखें ना, यहाँ पे मैंने साउथ अमेरिका को डिस्कस किया हुआ है। अब पूरा साउथ अमेरिका जब मैंने डिस्कस किया तो पूरा एक ही कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया है। इसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका या एशिया जो है वो मैंने शामिल नहीं किया। अब साउथ अमेरिका से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। ये तो एक स्लाइड है ना, इसकी कम से कम कोई 8-10 स्लाइड्स मैंने पढ़ाई थी, तो स्क्रीन शॉट मैंने एक लगाई हुई है। तो जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, अब ये ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने लगाई है इसमें, ये एंडीज माउंटेन रेंज है जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ये ऊपर वेनेजुला से स्टार्ट होती है, वेनेजुला से आगे उसमें क्या नाम है उसका, वेनेजुला से आगे कोलंबिया, कोलंबिया में आती है, फिर इक्वाडोर है, फिर आगे पीरू है, फिर नीचे बोलीविया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर नीचे चिले है। तो ये सारी उसमें फैली हुई है। तो इसमें इसकी हाईएस्ट माउंटेन जो है, इसकी हाईएस्ट पीक जो है, इसको अकानकागुआ कहते हैं, जो अदर देन एशिया हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, अदर देन एशिया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह ब्राजील आप कंट्री देख रहे हैं, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिवर भी ब्राजील में है, जिसको अमेजोन रिवर कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के एतबार से, अगर लेंथ के एतबार से पूछा जाए तो वो नाइल रिवर है, वो अफ्रीका में है, विक्टोरिया लेक से निकलता है और ऊपर मेडिटेरेनियन में उसका माउथ है। तो ये अमेजोन रिवर जो है ब्राजील में है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी ब्राजील में है, जिसको हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जितनी भी चीजें हैं, फिर यहाँ पे पेंटानोल वेटलैंड है, यहाँ पे ब्राजील में आपका क्या नाम है, क्राइस्ट द रिडीमर है, जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर है। बहरहाल अटाकामा डेजर्ट आपका इसमें चिले में पूछा जाता है, ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर और काफी चीजें हैं यहाँ से पूछी जाती हैं। तो फिर जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो ऐसा ऐसा बहरहाल इनको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं मजीद इसको डिस्कस नहीं करता, आपको मैंने एक तरीकाकार बता दिया कि कैसे कॉन्टिनेंट वाइज अब जो है हमने सबसे पहले मैप ग्रिप करना है, उसके बाद उनका उसका करंट अफेयर ग्रिप करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब बाकी जो वन पेपर के लिहाज से था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इसी तरह अब आपका इंग्लिश जो एसए है और उर्दू एसए है, उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो तहसीलदार वाले स्टूडेंट्स हैं या जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, उनकी अलग क्लास होगी इस वन पेपर से अलग, जिसमें उनके इंग्लिश एसए, उर्दू एसए और रेवेन्यू लॉज को भी डिस्कस किया जाएगा। वो भी इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अब उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको एक तरीकाकार पता चल गया है। इंग्लिश एसए में भी कुछ इशू बेस्ड एसए होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। वो 15-20 ऐसे में आपको लिखवाऊंगा और उसके टॉपिक्स लिखवाऊंगा, और फिर उनमें उन एसेज में उनको कैसे लेके चलना है, उनका जो थीम ऑफ द थीसिस है, फिर वो नीचे जेनेसिस लिखते हैं, फिर उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या उसके प्रेजेंट जो सिचुएशन है या कंसर्न पार्टीज ने उस पर क्या काम किया है, उसका एनालिसिस कैसे लिखते हैं, वो सारे उसके फिर कॉमन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो हम हर ऐसे में फिट कर सकते हैं। हर ऐसे में मतलब हर ऐसे के पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए एक अच्छी ब्राइट लाइंस होती हैं जो एक क्या नाम है आपको एक ब्राइट व्यू देती हैं, यानी कि अट्रैक्ट करती हैं एग्जामिनर को। तो वो इंशाल्लाह सारी लाइंस मैं आपको बताऊंगा, तो बड़े अच्छे अंदाज में, जिसको जो क्रिएटिव राइटिंग नहीं भी कर सकता उसको भी ऐसे लिखना आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह उर्दू है, उसको भी डिटेल चला। फिर इस तरह ग्रामर की चीजें मैंने कुछ तो यहाँ पे पीछे इंग्लिश में भी डिस्कस कर दी आपके, कि किस तरीके से हम अपनी ग्रामर को क्लियर करेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सारी चीजें मैंने पीछे आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नोट्स भी बने हुए हैं कुछ, तो यहाँ पे मैं अभी आपको शो करता हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं तो बहरहाल पहले मैं इसको वाइंड अप कर लूँ और आखिर में मैं देखूंगा मुझे शायद फाइल उसकी भूली पड़ी है किस फोल्डर में मैंने रखे हुए हैं। तो बहरहाल नोट्स भी हमारे एकेडमी के जो जरूरी होते हैं तो वो आपको शेयर किए जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जो मेरे पीछे रिसेंट एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, उनके यहाँ पे जस्ट आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे पिक्स लगाई हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो 1500 से ज़्यादा क्वालिफाई हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट से दो दो तीन तीन मैंने लगा दिए हैं। ये जुल्किफल याद साहब हमारी अकेडमी में पढ़ते रहे हैं, इन्होंने सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया है और सिलेक्ट हुए हैं सब इंस्पेक्टर। और ये जिलादार रिसर्च में इन्होंने उस्मा नूरीन ने क्वालिफाई किया है, फिर इस तरह सब इंस्पेक्टर। अब मैं नाम नहीं लेता, आप बस जस्ट देखते जाएं। एसडीओ वापटा और लेक्चरशिप है, लेक्चरशिप असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस तरह लेक्चरशिप असिस्टेंट डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी लेक्चरशिप, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब लोकल गवर्नमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब लोकल गवर्नमेंट लेक्चरशिप, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये फाइनेंस ऑडिट ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर एएसआई लेबर इंस्पेक्टर कॉमर्स लेक्चरशिप,
लेक्चरशिप और लॉ ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर PAF, उर्दू लेक्चरशिप, असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एजुकेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजुकेटर, लेक्चरशिप लेक्चरशिप, और ये लेक्चरशिप ASI एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, लेबर इंस्पेक्टर, और डिफरेंट बार लिए हैं। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये मैंने आपको वैसे पीछे मैंने मैप दिखा भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सेशंस के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स भी आप देख सकते हैं 61 है इस सेशन में, और इस सेशन में 71 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें 82 हैं। और ये कुछ फिजिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स की मैंने यहाँ पे पिक्स लगाई हैं, जो हाँ जो सरगोदा से हैं उनको मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो ऑनलाइन पढ़ें, वो मेरे पास फिजिकल आके पढ़ें। कचहरियाँ रोड पे जो आपके चमन आइसक्रीम है, सो थोड़ा सा आगे जाए ना कचहरी रोड की तरफ, तो बिल्कुल राइट साइड पे UBL बैंक आता है, उसकी अपर स्टोरी पे एकेडमी है। तो वहाँ पे किसी भी टाइम मतलब एक के बाद से लेके 7 बजे तक वो वहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं, बल्कि 2 के बाद कर लें, क्योंकि सुबह टाइम मॉर्निंग टाइम में कचहरियाँ होता हूँ। तो 2 से लेके 7 बजे तक आप वहाँ पे एकेडमी में आ सकते हैं, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना है तो आप फिजिकल ज्वाइन करें जो सरगोदा से हैं, और जो अगर कोई सरगोदा से नहीं है तो वो ऑनलाइन ज्वाइन करें इस सेशन को। ये जो मैंने डेमो दिया है ये वैसे ऑनलाइन सेशन के लिए दिया है, लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई सरगोदा से, या समटाइम मैं अभी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजूंगा, तो वो अगर कोई सरगोदा वाला स्टूडेंट सुन रहा है तो वो फिजिकल आके ज्वाइन करे, क्योंकि फिजिकल जारी बात है कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। अब आप इंसान डिस्कशन कर सकता है, पूछ सकता है। ऑनलाइन भी इंशाल्लाह तैयारी अच्छी होगी, लेकिन ये है कि जो सरगोदा से हैं उनको वो लाजमी फिजिकल ज्वाइन करें। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट क्लासेस का व्यू है, या इंटरव्यू की भी मैं तैयारी करवाता हूँ। ये राइट साइड पे माई सेल्फ सजाद अदर मैं बैठा हूँ, और फिर बाकी कुछ डिफरेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठ के हम इंटरव्यू की जो क्लियर हो जाते हैं उनको फिर हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं। ठीक होगा। और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे, मैंने स्टार्ट में भी शो कर दिया था। FPSC है, मोटरवे है, पंजाब पुलिस है, एजुकेटर है, PPSC FPSC आपका, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, गिलगित बल्तिस्तान है, KPK है, बलोचिस्तान है। अब हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं कि आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है। आपने तहसीलदार के लिए या डिफरेंट वन पेपर जॉब्स के लिए जो भी आपकी आती हैं, तो इसमें एक तो आपकी अटेंडेंस आपने रेगुलर रखनी है, 75% जो है वो आपने अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। जो ऑनलाइन आप सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप में, वो भी सारे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एफर्ट करवाऊँ, इतनी मेहनत से पढ़वाऊँ, फीस भी मैं सारी छोड़ दूँ, लेस कर दूँ, लेकिन उसके बाद बावजूद फिर स्टूडेंट नॉन सीरियस होकर पढ़ता रहे तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो मैं बाकायदा अटेंडेंस भी लेता हूँ, 75% कम हो तो फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप बता के छुट्टी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्लॉट में होते हैं। 11 बजे भी एक क्लास होती है, और एक रात 8:45 पे भी होती है। 11 बजे वाली में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो फुल है, और जो 8:45 वाली है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो है वो भी आपको अवेलेबल, पहले तो मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं जिसकी क्लास रह जाती है, मिस हो जाती है, या जो तमाम सीरियस होकर पढ़ता है, तमाम डायरेक्शंस पे अमल करता है, उसको फिर मैं रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ। फिर उसके बाद ये है कि फ़ी जो है वो वैसे 35,500 है, तीन तीन मंथ्स की, लेकिन ये सेशन मैंने बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वीक स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशली, तो उनके लिए 70% ऑफ मैंने स्कॉलरशिप रखा हुआ है। और इसमें स्कॉलरशिप फीस जो है वो सिर्फ आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3800 रुपये है, 3800 रुपये पूरे 3 मंथ के लिए। और ये कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपका कोई जॉब क्लियर हो जाती है तो ये 3800 जो है वो उसके मुकाबले में कोई फीस नहीं है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपने 16 लाख लगा ली अपने एजुकेशनल कैरियर पे, तो ये 3800 तो कुछ भी नहीं है, जिस 3800 से आपके वो 16 लाख का आमदन है। हम अगर देखें तो जो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ना कि सर हमारे पास 3800 भी नहीं है और 2000 भी नहीं है, वो अगले दिन देखें तो अपने सूट पे, अपने जूती कपड़ों पे, अपने तेल पे, अपने बर्गर पे, अपने पिज्जा पे वो इतने पैसे लगा चुके होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम उधर सोच सकते हैं तो हम अपनी लाइफ के लिए भी सोच सकते हैं। तो 3800 इज नॉट अ बिग डील, इसमें कोई कंसेशन नहीं होगी किसी किस्म की। ठीक है। तो 3800 रुपये ये फाइनल आपकी स्कॉलरशिप फीस है 3 मंथ के लिए, पूरे टोटल 3800 फीस उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वन पेपर का करना है। और जिन्होंने साथ में तहसीलदार का भी करना है, या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, या अपने जो डिफरेंट स्पेशल लॉज हैं या स्पेशल एक्ट्स हैं उनका तैयार करना है, उनके लिए फीस जो है वो 5800 रुपये है टोटल। उसमें वन पेपर भी इंक्लूड होगा। ठीक है। और उसमें बाकी जो इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, कंपोजिशन है, ठीक है, वो जो रेवेन्यू लॉ है, या जो स्पेशल FIA एक्ट है, अगर कोई FIA का है, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो 5800 रुपये फीस है।
टोटल। और बाकी जो वन पेपर है उनके लिए 3800 रुपये फीस है पूरे 3 मंथ की। और वो भी लेकिन कल 2 बजे तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो फिर ये आपसे 3800 या 5800 जो है वो चार्ज की जाएगी। लेकिन 2 बजे के बाद अगर आप करवाते हैं 8 बजे ततक, कल वैसे फाइनल टाइम जो है वो कल 8 बजे तक है, कल 8 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि फिर हमने तमाम एडमिशन फाइनल करके तो आगे हमने सेशन स्टार्ट करना है। तो कल 8 बजे तक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 बजे तक करवाते हैं तो आपकी फीस 3800 और 5800 होगी। और अगर आप 2 बजे के बाद करवाते हैं तो इसमें आपको सिर्फ वो जो 70% मैंने लेस की है वो लेस जो है वो 40% तक रह जाएगा। और 3800 वाली फीस जो है वो आपकी 7000 बन जाएगी, और 5800 वाली फीस जो है वो आपकी 9000 बन जाएगी। ठीक हो गया। कल 2 बजे तक आपने फीस जमा करवानी है तो आप इसी फीस में करवा सकते हैं, 3800 और 5800 में। 3800 उनके लिए जिनका वन पेपर है, और 5800 उनके लिए जिनका डिस्क्रिप्टिव या तहसीलदार वाले हैं। वो उनके लिए चारों पेपर इसमें इंक्लूड होंगे, वन पेपर भी और बाकी भी तीनों। और फिर आप तरीकाकार इसमें क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 0300 069 7250, इस पे मुझे व्हाट्सएप करना है और आपने लिखना है कि मैं सेशन 44 से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है वन पेपर में या तहसीलदार में। ठीक हो गया। तो फिर मैं आपको अपना इजी पैसा या जैज कैश का नंबर सेंड करूंगा, आप उस पर फीस ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो मुझे सेंड कर देंगे, तो उसी टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर 50 स्टूडेंट हो जाते हैं तो फिर आपसे माजरत कर ली जाएगी। अगर क्योंकि इसमें ऑलरेडी बुकिंग भी मैं कर लेता हूँ, जो मैंने ऐड है वो 2-3 दिन से चलाया हुआ है, तो ऑलरेडी इसमें सीट्स बुक हो चुकी हैं। तो बाकी जो सीट्स रह गई हैं तकरीबन कोई आई थिंक जो भी सीट्स रह गई मैंने अभी गिनी नहीं है, लेकिन इसमें तकरीबन हाफ के राउंड अबाउट जो है वो सीट्स फिल हैं। बाकी जो सीट्स रह गई हैं उन पे आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, तो उन पे आप जो है वो अभी भी मैसेज करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं, और कल 2 बजे तक भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको सारा वन बाय वन एक एक चीज़ करके गाइड कर दिया। अब आप में से किसी की कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो मैं ऑडियो ओपन करता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। और ये भी बताइएगा कि कैसी रही प्रेजेंटेशन, और आपको समझ आई है या नहीं आई है। चलें जी, मैं आप लोगों का म्यूट जो है वो ऑन करता हूँ, मैसेज पे भी कर सकते हैं और लाइव भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैसेज पे भी आप पूछ सकते हैं और लाइव भी, ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। चैम्बर बता दें किस जगह पे है। चैम्बर सरगोदा में, कचहरियाँ बार रूम के सामने ही मेरा चैम्बर है। तो मैं 1 बजे तक जो है वो उधर होता हूँ, फिर उसके बाद एकेडमी होता हूँ। जी, नंबर शेयर मैंने कर दिया है फातिमा। और नंबर ये नीचे 03,0697250 वाला है, इस नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है। जी, ऑडियो में भी बताएं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, कोई एक दो स्टूडेंट बताएं, मैसेज पे ही ना सारे बताएं। जी ऑडियो में बताइएगा। अच्छा जी, मोहम्मद अफजल कह रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर रहा। चलें, थैंक यू। अनम्यूट करें। अच्छा मैंने नहीं किया, मैंने किया तो है मेरे ख्याल में, एक मिनट मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ शायद मैंने नहीं किया, सॉरी। चलें जी, अब मैंने अनम्यूट कर दिया, अब आप बोल सकते हैं। सर चैम्बर सर नंबर लेक्चर बताओ। अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी आपकी। जी सर थैंक ये यू। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जी जी। सेशन जो है सर वो 3 से 3.5 या 4 मंथ तक कम से कम कंप्लीट करवा दीजिएगा। सर जी जी, मैंने पहले इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, सेशन हो ज्वाइन जाएगा। किया था 22 वाला, तो वो हाँ, जरा लेट हो गया था काफी, तो इसलिए उसमें सर ये है ना कि रिक्वेस्ट है। समटाइम मैंने बताया आपको जी सर, कोई बाकी गवर्नमेंट छुट्टियां आ प्रेजेंटेशन जाती हैं या ओरिएंटेशन पर्सनली सर भी बहुत अच्छी कभी थी आपकी। समटाइम इशू बन जाता है। लेकिन देखिए ना, जितनी डेप्थ से मैं करवाता हूँ इतनी डेप्थ में आपको शायद ही कोई एकेडमी करवाए। लेकिन उसमें ये भी है ना, मैंने आपको पर मंथ फीस तो नहीं रखी हुई ना, मैंने फीस तो एक ही दफ़ा चार्ज करनी है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि 3 से 3.5 हो जाए या 4 हो जाए, उसके अंदर आपका सेशन क्लियर हो जाता है। समटाइम 3 में भी क्लियर हो जाता है, समटाइम 3.5 भी लग जाते हैं। जी ठीक है, तो लेकिन ये है कि उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं चार्ज करता ना, अगर बढ़ भी जाए। तो सेशन तो मैंने अपना आपको तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो मुकम्मल करवाने हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक ठीक हो गया सर। ओके जी। चैम्बर नंबर बता दें, मैं शायद सुबह सरगोदा हूँ। आप सरगोदा से हैं? नहीं सर, मैं कांडीवाल से। कांडीवाल से हैं। आपने सरगोदा आना हुआ तो आप सुबह के टाइम तो मैं अदालतों में होता हूँ ना, अपने चैम्बर पे ना आए। सर चैम्बर के मैं साथ ही उधर मेरी ही था। एकेडमी है, कचहरियाँ रोड पे ही, उधर ही एकेडमी है। तो आप एकेडमी आ जाएं 2 से 3 बजे के दरमियान।
दो से लेके तकरीबन 7 बजे तक मैं अकेडमी होता हूँ, तो आप वहाँ पे आ जाएं, मुझे सुबह आप विजिट कर सकते हैं। नंबर पे मेरे कॉल कर लीजिएगा ना, ये नीचे नंबर लिखा हुआ है। कचहरिया रोड पे मैरान फूड स्टेट होगी, उसी के साथ यूबीएल बैंक है, उसके अपर स्टोर पे। आगे समझ। आगे समझ हाँ चले, जी सर। ठीक है जी। किसी का और कोई क्वेश्चन जी? जी स्टूडेंट्स क्लियर है सब? मैं सर मैसेज वो पढ़ लेता कुछ जेल खाना जात की जॉब के बारे में जी बता जी, रहे कल थे आप आ जाइएगा तो प्रोग्राम। उसको डिस्कस कर लेंगे। जी फातिमा कह थैंक रहे हैं यू। जी बहुत अच्छा लेक्चर आता है, चलें जी गुड। नंबर जी मैंने शेयर कर दिया, इस पे आप मुझे मैसेज कर दें। जी जी, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपने शायद। नंबर जी, नंबर ये नीचे लिखा हुआ है 03,000,697,250। जिस नंबर से आपको लिंक आया है ना जूम का, वही नंबर है। अच्छा जी, अच्छी रही पेरेंट, थैंक यू। जी 3 मंथ का सेशन होगा और ये टोटल फीस है। सर जी वो व्हाट्सएप कर दूँ? पटवारी का पेपर कोई खबर हो आपको? ज़हीर कर, हाँ जी, इजी पैसा या जायज़ कैश दोनों है। मैं कोई एक आप दोनों सेंड कर दूंगा, तो किसी एक पे आप कर दें। ये आप क्या कह रहे हैं, पटवारी का क्या? वो पेपर कब है कोई खबर? और पेपर जो है वो अभी टेंटेटिव डेट तो उसकी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। उसके वो बाद जो है, ये तहसीलदार के भी पहले पोस्टपोन हो गई थी, अब तो नहीं होंगी? नहीं अब नहीं तो 19 तारीख तक इसकी आखिरी डेट है, तो उसको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह इसके एग्जाम्स होंगे। चलें जी, अब बाकी जिनकी क्यूरीज हैं, मैं अब सबकी तो नहीं पढ़ सकता, जिनकी क्यूरीज हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो मुझे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा लें। और एक मैं यहाँ पे हर सेशन में एक बात ज़रूर कहा करता हूँ कि जो जो मौका है या चांस है वो अपने हाथ से कभी न जाने दें। अभी शायद ये आपको लगे कि हम क्या 3 मंथ जो है वो पढ़ते रहेंगे, या 3 मंथ कैसे पढ़ेंगे, या ये जो 3800 रुपये या 5800 है कैसे अदा करेंगे। तो ये अब अभी आपके पास चांस है, इतनी डेप्थ में ना तो कोई पूरे पाकिस्तान में शायद ही आपको कोई पढ़ाए, और शायद ही जो है वो आपको फिर दोबारा हो सकता है आगे मसरूफियात बढ़ जाती हैं, कभी आपको चांस मिले ना मिले। बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि आप इतने अमीर कैसे हुए, तो उसने कहा कि ये चेक ले लो और तुम भी अमीर हो जाओ। और उसने कहा कि मुझे चेक तो नहीं चाहिए, मुझे तो आप बताएं कि आप अमीर कैसे हो। तो बिल गेट ने पहला चेक फाड़ दिया, दूसरा दिया कि तुम भी अमीर हो जाओ, दूसरे भी दफ़ा उसने यही रिस्पॉन्स किया कि मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए। तो बिल गेट्स ने दूसरा चेक भी फाड़ दिया, फिर तीसरा दिया कि तुम भी अमीर हो जाओ। तो उसने कहा मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए। तो तीनों चेक्स बिल गेट्स ने फाड़ के कहा कि दरअसल मैं अमीर होना चाहता था, तुम अमीर होना चाहते नहीं हो। मेरी लाइफ में कोई छोटे से छोटा भी मौका आया तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, यही वजह है मेरे अमीर होने की। लेकिन तुम्हारी लाइफ में अभी मेरे सामने 3 मौके आए तुम्हें इतने बड़े अमीर होने के, और तुमने तीनों ज़ाया कर दिए, सिर्फ तुम अपने सवाल जवाब में फंसे रहे कि कब आप कैसे अमीर हुए, कैसे हुए। तुम अपने बस वो सवाल जवाब में फंसे रहे और तुमने मौके ज़ाया कर दिए। तो मैं ये आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि सवाल जवाब जो है ना वो आपके मौके ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। मौका जो है ना वो जब भी आपको अवेल हो और अच्छा मौका अवेल हो तो वो उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। जरा सोचने की बात होती है, तो मोटिवेटेड रहें अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने लिए भी। और इंशाल्लाह आप 3 मंथ यहाँ पे तैयारी करें तो सर वो इंशाल्लाह इसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे। जी स्टूडेंट, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, और उसके बाद फिर बाकी क्लास अगर कोई टाइमिंग क्वेश्चन हुआ तो हम उसको आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग भी क्लास मैं ग्रुप्स टाइम में शेयर कर दूंगा आपके, और वहाँ से भी जो स्टूडेंट्स, अक्सर मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे कि वो किसी काम की वजह से आज के सेशन को नहीं ज्वाइन कर सकते, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कल 2 बजे तक, ठीक हो गया। और या फिर कल 8 बजे तक करना है तो फिर आपकी फीस ज़्यादा हो जाएगी। जी बताएं जी। सर वो क्लास टाइमिंग बता दो। क्लास टाइम मैंने ऊपर मैंने लिखी हुई है 11 बजे और 8:45, लेकिन 11 वाली स्लॉट आपको अवेलेबल नहीं होगी। आपको 8:45 रात को जो क्लास है वो अवेलेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर जी। सर इसकी सर एक क्वेश्चन, सर मैसेज पे इसकी पूछ ड्यूरेशन लें क्या होगी? जी। चलो ठीक। सर क्लास की ड्यूरेशन पूछनी थी। ड्यूरेशन सर एक तकरीबन घंटा होगी ड्यूरेशन डेली? तकरीबन 1.5 से 2 आवर के दरमियान होगी। टाइमिंग ठीक किस है टाइम थैंक होगी? यू। 8:45 रात को, 8:45। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, ठीक टेक सर। केयर। अल्लाह।